हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी जो क्लास है ये शाम को 5 बजे आती है। शाम को 5 बजे, जिसमें हम एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आते हैं। डेली 25 प्रश्न। आप सभी आइए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और बेहतरीन जीडी के लिए प्रैक्टिस करिए। इसका संभावित पेपर जनवरी 2023 में होना है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए, क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम वहाँ देते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। चलिए बताइए, 76 से 77 नीचे दिए गए पर्यायवाची हैं। 4 विकल्प छांटने हैं। नीचे पर्यायवाची हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। बताओ भैया, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। निंदा का पर्यायवाची क्या है? तो निंदा का विलोम क्या है? बताइए, बताइए आप। निंदा का पर्यायवाची, विलोम नहीं, पर्यायवाची पूछा गया है ना। ये देखो पर्यायवाची। तो बताइए, निंदा का पर्यायवाची कौन सा विकल्प सही है? बताइए, बताइए। तो निंदा का पर्यायवाची कौन सा है? सर, जो ऑप्शन डी में है ना, हाँ, यही निंदा का पर्यायवाची है। अच्छा, तो और क्या क्या होते हैं निंदा के पर्यायवाची? निंदा का पर्यायवाची होता है अपयश, बुराई। ये अपयश है, बुराई है, निंदा है। ये काय का पर्यायवाची है? ये निंदा का पर्यायवाची है। आलोचना है, ये निंदा का पर्यायवाची है। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए, द्वेष का पर्यायवाची क्या है? द्वेष, बहुत शानदार। बताइए, द्वेष का पर्यायवाची है। सर, द्वेष का पर्यायवाची बैर है, बैर। द्वेष कहें, जलन कहें, ईर्ष्या कहें, बैर एक ही बात है। द्वेष, जलन, ईर्ष्या, बैर, ये द्वेष के पर्यायवाची शब्द हैं। आंसर सही होगा ए, बैर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? 78 से 80 नीचे दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान है। उचित शब्दों द्वारा 4 विकल्प भरे हैं। ठीक है, रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें भरना है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, कश्मीर की समस्या अब शीघ्र योग्य हो गई है। तो कश्मीर की समस्या अब शीघ्र योग्य हो गई है। किसके योग्य हो गई है? कश्मीर की समस्या, इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? क्या आप बता पाओगे? सर, कश्मीर की समस्या अब शीघ्र विचारने योग्य हो गई है, समाधान योग्य हो गई है, सुधारने योग्य हो गई है, या हटाने योग्य? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? सर, कश्मीर की समस्या अब समाधान योग्य हो गई है। क्या हो गई है? समाधान योग्य। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। आंसर सही होगा बी। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। हमारा एक और बेहतरीन प्रश्न। और बताइए, मैं थोड़ा जूम कर दूं, और यहाँ पर लिखा है परिणाम। यहाँ लिखा है परिणाम है, परिणाम है, यहाँ लिखा है। चलिए अब बताइए, निर्धनता की समस्या आर्थिक परिणाम है। तो निर्धनता की जो समस्या है वो किसका आर्थिक परिणाम है? बताइए, वो पिछड़ेपन का आर्थिक परिणाम है, वो अभाव का आर्थिक परिणाम है,
वो संघर्ष का आर्थिक परिणाम है, वो विषमता का आर्थिक परिणाम है? बताओ। तो निर्धनता की समस्या विषमता का आर्थिक परिणाम है। किसका है? विषमता का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार फिर से आगे चलते हैं, एक और शानदार प्रश्न। बताइए बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और फिर से जवाब दीजिए कि खाली स्थान दिया गया है, पहले खाली स्थान है, बाद में लिखा है बुरी बला है। तो क्या है बुरी बला? बताओ। सर, इसमें ऑप्शन भरा जाएगा। कौन सा भरा जाएगा? सर, ऑप्शन भरा जाएगा लालच। लालच बुरी बला है। कहावत सुनी है ना, लालच बुरी बला है। तो लालच यहाँ पर भरा जाएगा, लालच बुरी बला है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, 81 से 82 तक नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए। चलो भैया, शुद्ध वाक्य को चुनते हैं। मैं थोड़ा इसे कम कर, अब ठीक है। बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। शुद्ध वाक्य बताना है। जानते हैं, क्या जानते हैं? पढ़ते हैं। जानते हैं किसी को इस बात को किसी जानते हो, जानते हैं किसी को कि इस बात को सताया ना जाए। ये गलत है। किसी को इस बात को सताया ना जाए, ये सही नहीं कह रहा है। जानते हैं इस बात को कि किसी को ना सताया जाए। देखते हैं, इस बात को जानते हैं कि किसी को कि सताया नहीं जाए। इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए। बताओ कौन सा सही है? तो देखो, पहला तो गलत हो गया। जानते हैं किसी को कि इस बात को सताया ना जाए। जानते हैं किसी को, ये तो गलत है। जानते हैं इस बात को कि किसी को सताया ना जाए, तो जानते पहले नहीं आएगा। इस बात को जानते हैं, ऐसे होना चाहिए। इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया नहीं जाए। अब ये आ गया नहीं, ये नहीं आएगा। पूरा वाक्य सही है पर नहीं नहीं आएगा, ना आएगा ना। तो इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए। आंसर डी सही होगा। आंसर डी सही होगा। विचार कर लेना इस पे, डी सही होगा। बहुत शानदार प्रश्न है, डी सही होगा। कौन सा सही होगा? आंसर डी सही होगा। इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए। यहाँ नहीं लगा है, नहीं नहीं आएगा, ना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। बताइए बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए। परिवर्तन का यह अर्थ नहीं कदापि अतीत को सर्वथा उपेक्षा की जाए। अतीत को नहीं, अतीत की। पहली तो गलती यही है, और भी गलतियां हैं, बताएंगे। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं, यहाँ था यह अर्थ नहीं है कदापि, यहाँ यह अर्थ कदापि नहीं कि सर्वथा अतीत की उपेक्षा की जाए। तो यहाँ क्या है बताइए। तो परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि सर्वथा अतीत की अपेक्षा। तो ये होना चाहिए सर्वथा नहीं, पहले होना चाहिए अतीत की सर्वथा। यहाँ लिखा है सर्वथा अतीत, ये होना चाहिए अतीत की सर्वथा। तो ये भी गलत। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपेक्षा नहीं उपेक्षा हो। जैसे यहाँ उपेक्षा थी, यहाँ उपेक्षा थी, तो यहाँ अपेक्षा है, इस वजह से ये गलत हो गया। सर ये बिल्कुल ठीक है, डी। परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। ये बिल्कुल सही है, सभी शब्द क्रम में लिखे हैं।
अतीत को सर्वथा से पहले आना चाहिए, वो आया है। और इनके साथ उपेक्षा वर्ड आना चाहिए, ये भी आया है। और अतीत की आना चाहिए, अतीत की सर्वथा, ये भी आया है। आंसर सही होगा डी। बड़ी बारीकी थी ना, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, बड़ी बारीकी से इस क्वेश्चन में गलती दी गई थी। तो आंसर सही होगा डी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत कुछ सिखाया होगा। ऐसा ना सोचें ये हिंदी है तो आ जाएगी एग्ज़ाम में। इसीलिए तो हम अभ्यास करते हैं, ऐसे कठिन प्रश्न जब आए एग्ज़ाम में तो आप तैयार हो जाइए। इसीलिए हम लोग अभ्यास करते हैं। भैया सरल तो सब लोग कर लेंगे, कठिन प्रश्नों का आना तय है। 2 3 4 प्रश्न तो कठिन आएंगे हिंदी के, और आपके कठिन प्रश्न आपको आसानी से आ जाएंगे, आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हो। जो अभ्यास करेगा ना वो ऐसे प्रश्नों को बड़ा आराम से कर लेगा। चलिए बताइए, उसके अनुरूप ABC अक्षर को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले अक्षर को चुनिए। ठीक है, त्रुटि वाले वाक्य को ढूंढना है। अब की बार त्रुटि पहले वैसे आती थी, अब की बार ABC में पूछी है। कैसे पूछी है सर? ABC में। चलो बताओ। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या बताना है? अगर संकट के समय इस वाले में गलती है तो यहाँ ए ऑप्शन में टिक करिए। धैर्य से इसमें गलती है तो बी में टिक करिए। काम लेना चाहिए में गलती है तो सी में। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी में टिक करिए। तो डी ऑप्शन दीजिए। बताइए, क्या इसमें कोई गलती मिल रही है आपको? बताइए। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। सर इसमें कोई त्रुटि नहीं है, आंसर सही होगा डी। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब बताइए, बता दीजिए, क्या आपको कोई इस सवाल में गलती लग रही है? क्या आपको कोई गलती लग रही है? उसने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। सॉरी, उसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। कोई त्रुटि नहीं, तो कहाँ पर, क्या इसमें कोई गलती है या नहीं है? तो देखिए गलती है, उसे वाद विवाद प्रतियोगिता में नहीं, उसे प्रतियोगिता में होनी चाहिए। वाद विवाद वाली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाना तो उचित नहीं है, ये तो इलीगल है, ये अवैध है, तो ये सेंटेंस ही गलत है। तो कहाँ पे गलती है? वाद विवाद। तो कहाँ पे? ए वाले में। किस में टिक करेंगे सर? आंसर सही होगा ए वाला। कहाँ आंसर सही होगा? ए वाला। देखो, कुछ चीजें आपको तब आएंगी जब आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। इनका कोई रूल नहीं है, इनका कोई नियम नहीं है इनको हल करने का। ये हल करते करते ही आएंगी कि किस प्रश्न को, इस प्रकार के किस प्रश्न को कैसे हल करना है। ये अभ्यास करते करते आएंगे। इन चीजों का कोई नियम नहीं है ना? चलिए, क्या है? 85 से 86 नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ बताने हैं। भैया मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ गलत ना हो, बताइए सवाल, बताइए जवाब। तू मैं होना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बताइए। तू मैं होना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सर, तू मैं होने का मतलब है विवाद होना। तू मैं होने का अर्थ क्या है? विवाद होना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, विवाद होना। चलिए आगे बताइए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है। उसकी तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, है ना? भैया मुझे देखते ही चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। श्याम ने राम को देखा, उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। सर इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, डर से घबराना। क्या होगा सही आंसर? डर से घबराना, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना है, डर से घबरा गया वो है। चलिए बताइए,
87 से 90 तक नीचे दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करिए। अनुच्छेद दिया गया है और इसमें खाली स्थान है, इनको भरना है। खाली स्थान कहाँ से भरेंगे? ये जो खाली स्थान है 87 लिखा है तो यहाँ से भरेंगे 87 नंबर से। फिर जहाँ पर 88 लिखा है 88 नंबर से नीचे, ऐसे ही गद्यांश भरेंगे, पता होगा। चलो भरिए। अपने पाठकों का खाली स्थान हम पुनः चिंतन भूमि स्तंभ तथा उन आलेखों की ओर खींचना चाहते हैं। तो हम अपने पाठकों का क्या क्या खींचना चाहते हैं? हम अपने पाठकों का क्या खींचना चाहते हैं? सर ध्यान खींचना चाहते हैं। क्या भरा जाएगा? सर जहाँ 87 है ना वहाँ भरा जाएगा ध्यान खींचना। मैं छोटा कर दूं, ध्यान खींचना चाहते हैं। ठीक है, मैं और कर दूं, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। चलो मैं आपको बताऊं, जिससे निरंतर बुनियादी सवालों पर ढंग से सोच विचार हुआ है, आज दुनिया में खाली स्थान, वैचारिक उथल पुथल, चुनौतियां और हमारे लिए संभव कुछ उत्तर इन आलेखों में मिलते हैं। तो आज दुनिया में वैचारिक उथल पुथल, तो दुनिया में वैचारिक उथल पुथल, तो कैसी उथल पुथल, कैसी वैचारिक उथल पुथल, कैसी वैचारिक उथल पुथल? तो आज दुनिया में जारी वैचारिक उथल पुथल। क्या भरा जाएगा? जो दुनिया में जारी वैचारिक उथल पुथल, क्या भरा जाएगा? दुनिया में जारी वैचारिक उथल पुथल, चुनौतियों और हमारे लिए संभव कुछ उत्तर इन आलेखों में मिलते हैं। कुछ अपरिचित शब्दों का कभी कभी हमारे पाठकों को लगता है, हमारे पाठकों को क्या लगता है? बताओ, हमारे पाठकों को क्या लगता है? तो कहाँ चलेंगे? 89 नंबर पे। कहाँ है? हमारे पाठकों को क्या लगता है? भारी लगता है। हमारे पाठकों को भरा जाएगा। हमारे पाठकों को क्या लगता है? हमारे पाठकों को भारी लगता है। क्या लगता है? देखिए कहाँ था गद्यांश? फिर से चलते हैं सर। हमारे पाठकों को भारी लगता है, लेकिन सोच समझ से अगर भय ना हो, भारी लगता है कि भय लगता है? क्या है? हाँ भारी लगता है, भारी लगता है। 89 में भारी लगता है। सही है, 89 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यहाँ गद्यांश इधर उधर प्रश्न हो तो दिक्कत हो जाती है। मैं थोड़ा अब आगे चलता हूँ। तो भय ना हो तो इन प्रत्यय शब्दों से नहीं होना चाहिए। भय ना हो तो इन प्रत्ययों शब्दों से नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो भय नहीं होना चाहिए। अगर भय ना हो तो इन प्रत्यय शब्दों से भय नहीं होना चाहिए। क्या भरा जाएगा? भय भरा जाएगा। तो ऐसे ही एसएससी जीडी के पेपर में कभी कभी खाली स्थान 5 आएंगे और उनको ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के भरना है। तो इनका डेली अभ्यास करेंगे हम लोग, है ना। प्रैक्टिस सेट में लेके आते हैं हम। चलिए बहुत बढ़िया। 91 से 92 नीचे दिए गए शब्द की वर्तनी बताइए। आप तो इसमें माहिर हो चुके होंगे। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का प्रश्न जरूर आना है। 2 प्रश्न तो आने ही आने हैं। कवयत्री शुद्ध कैसा लिखा जाएगा? बताइए, कवयत्री कौन सा शुद्ध है? सर जो विकल्प ए में लिखा है ये कवयत्री शुद्ध है। फिर से मैं बता रहा हूं, विकल्प ए में जो कवयत्री लिखा, कवियत्री नहीं होता, कवयत्री। कव वा पे कोई मात्रा नहीं होगी। ए वाला सही है। चलिए 92 नंबर वाला करिए, 92 नंबर वाला। शुश्रूषा कैसा लिखा जाएगा? शुश्रूषा कैसा लिखा जाएगा? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। सर शुश्रूषा जो ऑप्शन ए में लिखा है ना वैसा लिखा जाएगा। शुश्रूषा, यहाँ लिखा है
शुश्रूषा, यहाँ है शुश्रूषा, तो ए वाला सही है और ये सा बनेगा, ए वाला सही है। बहुत बेहतरीन। चलिए हमारा अगला एक और बेहतरीन सवाल है, एक और बेहतरीन सवाल। चंद्रोदय में संधि है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? सर इसका संधि विच्छेद होगा चंद्र प्लस उदय। अच्छा, इसका संधि विच्छेद चंद्र प्लस उदय है, तो हमें पता चल गया इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? गुण संधि। अच्छा ट्रिक बताएं, गुण संधि पहचानने की ट्रिक बताएं। देखिए ए या ओ की मात्रा आए तो समझ लेना गुण संधि है। ए या ओ की ऊपर मात्रा, जैसे लिखो धरेश, है ना, तो इसमें गुण संधि है। महेश, गुण संधि है। ए की या ओ की मात्रा जहां आए, इस डंडे के ऊपर एक मात्रा हो, चाहे ए की हो चाहे ओ की हो, तो गुण संधि होती। याद रखना, ये जो डंडा है इसके ऊपर जो एक मात्रा लगी हो, चाहे ओ की चाहे ए की, तो समझ लेना गुण संधि है। ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, गुण संधि। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए प्रधानाध्यापक में, प्रधानाध्यापक शब्द में कौन सा समास है? एक और बेहतरीन प्रश्न करिएगा, एक और शानदार प्रश्न। प्रधानाध्यापक शब्द में समास है, इसमें कौन सा समास है? प्रधानाध्यापक में कौन सा समास है? सर तो इसका हम समास विग्रह पहले कर लें। हाँ कर लो। तो इसका समास विग्रह होगा प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। तो प्रधानाध्यापक का समास विग्रह क्या है? प्रधान है जो अध्यापक, एक पद इसका विशेषण है, एक विशेष है। प्रधान मीन्स होता है मुख्य, तो यहाँ ये विशेषता बता रहा है। अध्यापक की विशेषता क्या है कि प्रधान, ये विशेषण है, प्रधान यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है। और जहाँ एक पद विशेषण एक विशेष हो सर, वहाँ पर तो कौन सा समास होगा? सबको पता है, वहाँ कर्मधार समास होता है, कर्मधार। अच्छा, विभक्तियों वाला समास कौन सा है? जिसमें कारक चिन्ह आते हैं, जिसमें विभक्तियां आती हैं सर, तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। अच्छा, और जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, वो कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु समास का पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। बताइए बताइए, एक और बेहतरीन प्रश्न है, एक और शानदार प्रश्न है। वर्धमान का प्रत्यय बताइए, वर्धमान में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर प्रत्यय पूछा है, हाँ तो प्रत्यय तो शब्द के अंत में लगता है, बिल्कुल लगता है। तो वर्धमान में प्रत्यय बताओ। अब आन मत करना, अगर आन प्रत्यय कर दोगे तो हो जाएगा वर्दम, पहला वाला शब्द वर्दम प्लस आन, तो वर्दम का कोई अर्थ नहीं है। क्या है सर? तो बनेगा वर्द अलग हो जाएगा, मान अलग। वर्द का भी एक अर्थ होता है, मान का भी एक अर्थ होता है, इसलिए इसमें प्रत्यय होगा मान। कौन सा प्रत्यय होगा? वर्धमान में मान प्रत्यय है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, 98 से 99 नीचे दिए गए उपयुक्त शब्द के विलोम शब्द बताने हैं। बहुत बढ़िया, 2-3 प्रश्न डेली विलोम शब्द से आते हैं, डेली आते हैं, ध्यान रखिए और पूछे जाएंगे। आस्था का विलोम सर क्या है? बताइए। बहुत शानदार, आस्था का विलोम और बता दीजिए। फिर 2-3 प्रश्न और बचे हैं, आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। आस्था का विलोम क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, ऐसे ही आंसर दिया करिए। आस्था का विलोम होगा अनास्था। आस्था का विलोम क्या होता है? अनास्था। बहुत बढ़िया। बताइए अगला एक और प्रश्न बताइए, अपमान का विलोम सर क्या है? बता दीजिए, अपमान का विलोम क्या है? सर ये तो सबको पता है, अपमान का विलोम होता है सम्मान।
अपमान का विलोम क्या है? सम्मान। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए 2 प्रश्न और बचे हैं और सर ये 2 प्रश्न काय से संबंधित हैं तो देख लो, नीचे दिए गए 9 से 99 से 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। काय से संबंधित हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बताइए और सोच समझ के बताना। बताइए, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? अगर कोई पृथ्वी है, कोई भूखंड है, तो उसके 3 तरफ पानी भरा है तो क्या कहलाएगा? 3 तरफ पानी। सर ये तो प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप। अच्छा कैसे कहलाता है ना? देखो भारत देखा है, ऐसा होता है भारत, है ना भारत। तो भारत के इधर पानी भरा है 3 तरफ, 1, 2 और 3, इसलिए कहते हैं प्रायद्वीप भारत। जो इधर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला ये हिस्सा है, इसको प्रायद्वीप भारत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके 3 तरफ पानी भरा है और जिस भूखंड के 3 तरफ पानी भरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अच्छा सर, तो जिसके चारों तरफ पानी भरा हो उसे द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ये सभी द्वीप हैं, इनके चारों तरफ समुद्र है, चारों तरफ पानी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए और आज का आखिरी प्रश्न, और सर कंफ्यूज नहीं होना, जो आंसर दे दे मान लूँ। 2 ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक हैं, 2 ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हैं। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाएगा? सर 2 ऑप्शन बहुत क्लोज हैं और मैं आपको बताऊंगा क्या आंसर करना है। जिसके पास कुछ ना हो। सर जिसके पास कुछ ना हो, गरीब, अकिंचन और दरिद्र, इन 3 में से कुछ भी हो सकता है। सर जिसके पास कुछ ना उसे गरीब भी कहते हैं, अकिंचन भी कहते हैं, दरिद्र भी कहते हैं। जब तीनों ऐसे पर्यायवाची के रूप में गरीबी के पर्यायवाची दिए जाएं तो आंसर सही होगा अकिंचन। अगर अकिंचन ना हो तो दरिद्र लगाइएगा, दरिद्र ना हो तो गरीब लगाइएगा। फिर सुनिए, जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन है। अब आप कहोगे सर गरीब भी, इसका मतलब गरीब भी तो होता है। जिसके पास कुछ ना हो इसका मतलब दरिद्र भी तो होता है, लेकिन इसका मतलब अकिंचन भी होता है। और जब इस प्रकार के तीनों ऑप्शन हों तो याद रखो स्पेशल अकिंचन को टिक करना। अकिंचन ना हो तो दरिद्र को और ये ना हो तब गरीब को। तो बहुत बढ़िया, आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारा सेशन कैसा लगा और ये भी बताइए कि 25 में से कितने प्रश्न सही हुए, ज़रूर बताइए। तो हम लोग 20 नवंबर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रात्रि 9 बजे आ रहे हैं, टॉपिक वाइज हिंदी। सभी लोग जुड़िए, बताइए, सबको शेयर करिए। मैं टेलीग्राम पे सूचनाएं दूंगा, आज थंबनेल भी डालूंगा टेलीग्राम पर, तो आप सभी जुड़िए रात्रि 9 बजे हिंदी की क्लास में, जहां मैं कंप्लीट हिंदी करवाऊंगा। 20 नवंबर से 7000 प्रश्न लेकर आ रहा हूं, सभी लोग जुड़िए। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आमोद सर हिंदी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक बार फिर से इसी जोश और उत्साह के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।